नमस्कार मित्रों, मैं बालेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। यदि आप लोगों को हमारे किसी भी टॉपिक पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हम आप लोगों की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय। क्या? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। क्या? नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होता क्या है? तो किताबों में राष्ट्रीय आय के बारे में एक परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? किताबों में राष्ट्रीय आय के बारे में एक परिभाषा लिखी हुई है। किसी वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या? किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। किताबों में जो परिभाषा लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है और लोगों ने यही पढ़ी हुई है। क्या? किताबों में जो परिभाषा लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है और लोगों ने यही पढ़ी हुई है। क्या? किसी वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेकिन अगर हम इस जगह से राष्ट्रीय आय के बारे में समझें तो हम अच्छी प्रकार से राष्ट्रीय आय को नहीं समझ सकते। ये परिभाषा सही है, लेकिन अगर हम इधर से समझें राष्ट्रीय आय के बारे में विस्तार से तो इधर से राष्ट्रीय आय अच्छी तरह से हमें क्लियर नहीं होता है। क्योंकि इस जगह जो बात की गई है, वो क्या की गई है? राष्ट्रीय आय। क्यों नहीं क्लियर होगा? क्योंकि इस जगह जो बात की गई है वो किसकी की गई है? राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय से मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्र की आय। राष्ट्र की आय मतलब किसी न किसी देश की आय होगी, किसी न किसी देश की आय होगी। और देश की आय से क्या तात्पर्य हुआ? देश की आय से क्या तात्पर्य हुआ? उस देश के जो नागरिक हैं, जिनको कानूनी और संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, उनकी जो आय होगी वही क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। क्या? कोई ना कोई देश होगा और इस देश में कुछ नागरिक निवास करते हैं। क्या? कुछ नागरिक होंगे जिनको कानूनी और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। कुछ नागरिक होंगे जिनको कानूनी और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे और इन समस्त नागरिकों की जो आय होगी, इन सभी नागरिकों की जो आय होगी, यही तो आपकी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यही तो आपकी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत के 125 करोड़ लोग, भारत के 125 करोड़ लोग हैं। भारत में यदि 125 करोड़ लोग रहते हैं, भारत में यदि 125 करोड़ लोग रहते हैं तो उन 125 करोड़ लोगों की जो आय होगी वही क्या कहलाएगी? भारत की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो क्या हो गया? इस जगह से एक परिभाषा निकल कर आती है। क्या? देश के नागरिकों की आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। छोटी सी परिभाषा है। क्या? देश के जो नागरिकों की आय है वही क्या कहलाई? राष्ट्रीय आय कहलाई। तो परिभाषा क्या हो गई? देश के नागरिकों की आय, देश के नागरिकों की आय मूलभूत रूप से राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय कहलाती है। देश के नागरिकों की आय मूलभूत रूप से राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस जगह से परिभाषा निकल कर आई वो क्या निकल कर आई? देश के नागरिकों की आय मूलभूत रूप से राष्ट्रीय आय कहलाती है। चलिए अब चर्चा करते हैं
राष्ट्रीय आय जो है उसको मापने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो यदि हम भारत के सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत बात करें, भारत के सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत बात करें, तो भारत के सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, भारत के सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ करता है। कौन करता है, सीएसओ करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है। कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ करता है। सीएसओ का पूरा नाम क्या हो गया, सीएसओ का पूरा नाम हो जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीएसए का पूरा नाम क्या हो गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ का पूरा नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए चलते हैं आगे हम बात करें राष्ट्रीय आय मापने की विधियों के बारे में। आगे राष्ट्रीय आय मापने की विधियां कितनी हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाया करें। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आय मापने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। राष्ट्रीय आय मापने की विधियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या, यदि मैं बात करूं कि मैं अधिकतम कितना खर्चा कर सकता हूं, तो मैं अधिकतम उतना ही खर्चा कर सकता हूं जितनी की मेरी आय होगी। मैं अधिकतम कितना खर्च कर सकता हूं, जितनी की मेरी आय होगी। और जब मैं खर्च करूंगा तो उससे क्या करूंगा, बाजार से कुछ न कुछ वस्तु खरीदूंगा। क्या, मैं अधिकतम कितना खर्च कर सकता हूं, जितनी की मेरी आय होगी। यहीं से निकल कर आता है आय और बराबर व्यय। मैं अधिकतम कितना खर्च करूंगा, जितनी मेरी आय होगी, यहीं से निकल कर आता है आय बराबर व्यय। और मैं जब खर्च करूंगा तो कहां खर्च करूंगा, बाजार में खर्च करूंगा, और बाजार से कुछ न कुछ वस्तु खरीदूंगा। अब जब मैं वो वस्तु खरीदूंगा तो उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, उस वस्तु की कीमत क्या होगी, उस वस्तु की जो कीमत होगी वो मेरी आय के बराबर होगी, क्योंकि मैंने अधिकतम खर्च कितना किया, जितने मेरे आय थी, और उससे मैंने वस्तु खरीदी, तो वस्तु की कीमत कितनी होगी, जितनी की मेरी आय होगी। तो अगर मैं एक तरफ वस्तु रख दूं और एक तरफ आय रख दूं, तो आय की कीमत और वस्तु की कीमत क्या होगी, बराबर होगी। वस्तु की कीमत जो होगी वो आय के बराबर होगी। यहीं से राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां निकल कर आती हैं। राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां निकल कर आती हैं। चलिए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आय मापने की विधियां। राष्ट्रीय आय मापने की विधियां। राष्ट्रीय आय मापने की विधियां कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, पहली मैंने बात की मेरी आय कितनी है, तो ये क्या हो गई, सबसे पहले आती है आय विधि। आय विधि यानी इनकम मेथड। दूसरी मैंने बात की मैं अधिकतम खर्च कितना कर सकता हूं, तो दूसरी क्या आई, व्यय विधि। कितना खर्च कर सकता हूं यानी व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड।
और तीसरी, जब मैं खर्च करूंगा तो बाजार से कोई ना कोई वस्तु खरीदूंगा, उत्पाद खरीदूंगा। तो तीसरी क्या निकल कर आती है? तीसरी आती है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि यानी प्रोडक्ट मेथड। कौन सी? प्रोडक्ट मेथड। उत्पाद विधि को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? मूल्यवर्धित विधि या मूल्यवर्धित विधि। मूल्यवर्धित विधि। मूल्यवर्धित का अर्थ होता है कि वस्तु के मूल्य में कुछ न कुछ वृद्धि हो जाए। मूल्यवर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड। क्या? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। तो ये राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां होती हैं। लेकिन क्या है, ये जो आय विधि और व्यय विधि है, ये राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि और व्यय विधि है, ये ज्यादा चर्चा में नहीं रहती है। वो इसलिए नहीं रहती है क्योंकि लोग क्या करते हैं, सरकार से आय और व्यय को छुपाते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आय मापी नहीं जाती है, राष्ट्रीय आय मापी जाती है, लेकिन क्या करते हैं लोग, सरकार से आय व्यय छुपाते हैं। इस वजह से इससे क्या है, सही जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। और उसी जगह अगर हम उत्पाद विधि की बात करें, मूल्यवर्धित विधि की बात करें, तो इस जगह क्या होता है, इस जगह कंपनियां होती हैं और कंपनियां भी कुछ ना कुछ सरकार से छुपाती हैं, आय व्यय छुपाने का काम करती हैं, लेकिन व्यक्तियों की तुलना में क्या, कम कर पाती हैं। व्यक्तियों की तुलना में कम कर पाती हैं। इसलिए इससे जो हमें जानकारी मिलती है राष्ट्रीय आय की, वो काफी हद तक सही जानकारी मिलती है। 100% ये भी क्लियर नहीं होता है, 100% श्योर नहीं होता है। जो हमें राष्ट्रीय आय मापने की उत्पाद विधि से जो डाटा प्राप्त होता है, वो भी 100% क्लियर नहीं होता है, फिर भी एक अनुमान होता है सही होने का। लेकिन क्या है, आय विधि और व्यय विधि की तुलना में अच्छी विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आय व्यय छुपाती तो है सरकार से, कंपनियां कम है, कंपनियां क्या है, कम है, इसलिए सरकार क्या करती है, इन पे अच्छी मॉनिटरिंग कर पाती है, अच्छी देख रेख कर पाती है, जिससे कम से कम सरकार से आय व्यय छुपा पाते हैं। 100% श्योर भी नहीं है, अनुमान होता है केवल। तो अब हम बात करते हैं, तो हमारे जो सिलेबस में है वो है उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि। कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, पूछेगा निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। क्या 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन और कुछ दे देगा। जैसे दे दिया आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, और चौथा ऑप्शन दे दिया निवेश विधि। तो क्या यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बना देता है। तो किसमें, निवेश विधि में हम लोग टिक कर देंगे। चलिए, तो हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि क्या होता है? उत्पाद विधि क्या होता है? उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय किस प्रकार से मापी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए, हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उत्पाद विधि के बारे में डिटेल से पढ़ना है। उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि। मूल्यवर्धित विधि, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। क्या? प्रोडक्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या है? उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इससे जब हम राष्ट्रीय आय मापते हैं तो इसमें हम 4 चीजों को शामिल करते हैं। उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय मापने के लिए हम 4 चीजें सम्मिलित करते हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है जीडीपी। उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय मापने के लिए 4 चीजों से राष्ट्रीय आय मापी जाती है। उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय 4 चीजों से मापी जाती है। पहली क्या है? जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और दूसरा क्या है, एनडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। तीसरा जीएनपी, जीएनपी, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और चौथा आता है एनएनपी, एनएनपी, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जो उत्पाद विधि के अंतर्गत, उत्पाद विधि के अंतर्गत इन चार चीजों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उत्पाद विधि के अंतर्गत इन चार चीजों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किससे किससे? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी से क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ये जो सबके लास्ट में जुड़ा है प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, ये केवल ये बताता है कि ये जो विधियां हैं, ये जो है, ये चारों चीजें जो हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आय मापने की ये जो चारों विधियां हैं वो किसके अंतर्गत आता है? ये बताता है कि ये प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत आती हैं। ये चारों विधियां राष्ट्रीय आय मापने की किसके अंतर्गत आए? प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये खुद बता रहा है कि हम प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं जीडीपी के बारे में। सबसे पहले हम जीडीपी की चर्चा कर लेते हैं। किसकी? जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है? चलिए जीडीपी होता क्या है? क्या है जीडीपी? कई बार सुना होगा जीडीपी, भारत की जीडीपी इतनी है। मोदी जी ने कहा था कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है वो भारत की जीडीपी का केवल 10% है। जीडीपी मापते किसमें है? कितने परसेंट वृद्धि हुई, कमी हुई? चलिए देखते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी इन 3 अक्षरों का खेल है जीडीपी। अगर ये 3 अक्षर समझ में आ गए तो ये समझ लीजिए जीडीपी समझ में आ गई। क्या? अगर हम इनको ब्रेक कर दें, अगर हम इसको ब्रेक कर दें, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो हम जीडीपी को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। क्या? जैसे हमने क्या किया, जी, डी और पी, 3 चीजों में हमने 3 अक्षर अलग अलग ब्रेक कर दिए। जी का मतलब क्या होता है? यानी जी का मतलब हुआ ग्रॉस, ग्रॉस, ग्रॉस यानी सकल, ग्रॉस यानी सकल। इस जगह जो सकल से तात्पर्य, इस जगह जो सकल से तात्पर्य है वो क्या होता है? कुल। मैथमेटिक्स में कुल होता है। अर्थशास्त्र में जो सकल का अर्थ होता है वही मैथमेटिक्स में क्या होता है? कुल होता है, यानी कि टोटल होता है, टोटल। दूसरा शब्द आया डी। डी क्या है? डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, 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 डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, डोमेस्टिक
यानी घरेलू, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। इस जगह जो घरेलू शब्द आया, इस जगह जो घरेलू शब्द आया, इस घरेलू का मतलब हम लोगों के घरों से नहीं है। इस घरेलू का मतलब हम लोगों के घरों से नहीं है, बल्कि इस घरेलू का अर्थ है विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, देश की सीमा के अंदर। क्या डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, घरेलू यानी कि देश की सीमा के अंदर। इस जगह जो कहने का तात्पर्य है उसका, वो कह रहा है देश की सीमा के अंदर। जीडीपी जो गणना करेंगे वो किसमें करेंगे? देश की सीमा के अंदर करेंगे, देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर। और तीसरा शब्द बोल रहा है पी, पी, पी यानी कि क्या हुआ? प्रोडक्ट, पी यानी कि प्रोडक्ट, स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। उत्पाद कितने होते हैं? उत्पाद कौन कौन से होते हैं? उत्पाद में या तो वस्तुएं होंगी या फिर सेवाएं होंगी। उत्पाद में क्या होगा? या तो वस्तु होगी या फिर सेवा होगी। उत्पाद में या तो वस्तु होगी या सेवा होगी। उत्पाद में या तो गुड्स होंगे या फिर सर्विसेज होंगे, या तो गुड्स होंगे या तो सर्विस होगी, वस्तु और ये सेवा। उत्पाद में या तो वस्तु होगी या फिर सेवा होगी। ये जो वस्तुएं और सेवाएं होंगी, ये जो वस्तुएं और सेवाएं होंगी वो कैसी होंगी? अंतिम होंगी, अंतिम, दैट मस्ट बी फाइनल। ये वस्तुएं और सेवाएं कैसी होंगी? अंतिम वस्तु और सेवा होगी। कैसी? अंतिम वस्तु और सेवा होगी। तो इस जगह से अगर हम जीडीपी को समझें तो जीडीपी की एक परिभाषा निकल कर आएगी। क्या? किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित कुल यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य या बाजार मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाता है। तो क्या आ गया? परिभाषा क्या हो गई? किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य या बाजार मूल्य, सेवाओं का बाजार मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। क्या कहा? किसी वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य या बाजार मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी की परिभाषा क्या निकल कर आई? किसी वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य अथवा बाजार मूल्य क्या कहलाएगा? उस देश की जीडीपी कहलाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें जीडीपी किसी देश की कैसे निकाली जा सकती है, जीडीपी कैसे निकलती है, जीडीपी कैसे निकलती है। तो यदि हम मान लें, यदि हमने माना एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तुओं की संख्या है वो Q है। एक वित्तीय वर्ष में वस्तु की संख्या बराबर कितनी है? वस्तु की
संख्या बराबर क्यू, क्वांटिटी कितनी हो गई, क्यू हो गई, और वस्तु का मूल्य जो दिया है, वस्तु का, एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का जो मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य यानी एक वस्तु का जो प्राइस है वो कितना है, p रुपए, कितना, p रुपए। वस्तुओं की संख्या जो हो गई वो q है और एक वस्तु का जो मूल्य है वो p है। इस जगह क्या कह रहा है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होगा। इधर क्या दे दिया, वस्तुओं की टोटल संख्या दे दी और एक वस्तु का मूल्य दे दिया। तो अगर हम सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य निकालें तो कैसे निकल कर आएगा, तो इस जगह से जीडीपी निकालने के लिए यदि हम सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकल कर आएगा, क्यू का गुणा यदि हम पी में कर दें तो सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य आ जाएगा। यही तो आखिर जीडीपी होता है। तो जीडीपी का फार्मूला निकल कर आया, जीडीपी बराबर क्या हो गया इस जगह से, जीडीपी बराबर क्यू इंटू पी, क्यू इंटू पी। तो जीडीपी का फार्मूला क्या निकल कर आता है, जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। यहां से एक फार्मूला निकल कर आया जीडीपी का, तो जीडीपी बराबर क्या हो गया, क्यू इंटू पी। यदि इसी जगह हम मान लेते हैं क्या किया, वस्तुओं की जो संख्या है, वस्तु कितनी है, वस्तु की जो क्वांटिटी है क्यू, क्यू कितना है, 10 है, वस्तु की जो संख्या है वो 10 है, और एक वस्तु की जो कीमत है, एक वस्तु का जो प्राइस है वो कितना है, वो भी 10 है। एक वस्तु का प्राइस जो है वो भी कितना है, 10 है। वस्तु की जो क्वांटिटी है वो 10 है और एक वस्तु का जो प्राइस है वो भी 10 रुपए है। तो अगर हम इस जगह जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या होता है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। जब हम इनका आपस में गुणा करा देंगे तो सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य आ जाएगा। तो जीडीपी क्या निकल कर आई है, यहां से जीडीपी निकल कर आएगी 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। जीडीपी कितनी आ गई, 100। तो टोटल जीडीपी निकल कर आई वो कितनी आई, 100। जीडीपी जो होती है वो मुद्रा में मापी जाती है, परसेंटेज में नहीं मापी जाती है। तो जीडीपी कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज, 100 रुपीज जीडीपी हो गई। चलिए आगे इसकी चर्चा करते हैं। आगे हम जीडीपी की और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब कभी कभी कहता है कि हमारे देश की जीडीपी जो है वो इतने % की वृद्धि हो गई। कभी कभी कहता है, पेपर में कभी कभी कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि हमारे देश की जो जीडीपी है, जीडीपी में क्या हुआ, 5% की वृद्धि हो गई, 7% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। तो ये वृद्धि किस प्रकार होती है, तो असल में जीडीपी में जो वृद्धि होती है वो परसेंटेज में नहीं होती है, मुद्रा में होती है। जीडीपी मुद्रा में मापी जाती है, जीडीपी को परसेंटेज में नहीं मापा जाता है। जीडीपी को जो मापा जाता है वो मुद्रा में मापा जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे भारत की 2017-18 में जो जीडीपी थी, कब, 2017-18 की जो जीडीपी थी वो कितनी थी, 100 रुपए। हमने मान लिया 2017-18 में जो जीडीपी थी वो 100 रुपए थी। और ये क्या हुआ, ये जब 18-19 आया, 2018 और 19, 2018-19 आया, 2017-18 में हमारी जो जीडीपी थी वो 100 रुपए थी। 2018-19 में ये जो जीडीपी हो गई वो कितनी हो गई, 106 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 106 रुपए हो गई। 2017-18 में 100 रुपए थी और 2018-19 में 106 रुपए हो गई। इसमें ये जो 6 रुपए की वृद्धि हुई, इसमें जो ये 6 रुपए की वृद्धि हुई, तो इसी को कह दिया जाता है कि हमारे जीडीपी में क्या है, 6% की वृद्धि हो गई। इसी को कह देते हैं हमारी जीडीपी में 6% की वृद्धि हो गई, 6% की वृद्धि हो गई। अभी देखा जाए, और जब जीडीपी में कमी की बात की जाती है तो जो होता है वर्तमान में, अगर हम कमी की बात करें तो ये जो 106 है,
106 में जितना कम हो गया वही कह दिया जाता है इतने परसेंट की कमी हो गई। अभी कोरोना काल में देखा गया कि हमारी जो जीडीपी थी वो कितनी, लगभग 23.9, लगभग 23.9% माइनस में चली गई, ऋणात्मक हो गई। हमारी जो जीडीपी है वो कितनी, लगभग 23.9%, यानी कि हमारी जीडीपी में कितनी, -23.9% की कमी आई। तो जीडीपी में 23.9 रुपए की जो कमी आएगी, परसेंट की नहीं, ये जो 23.9 रुपए की कमी आएगी यही क्या कहलाएगी, 23.9 रुपए की या 23.9% की कमी होगी। असल में क्या होता है, जो जीडीपी होती है उसे परसेंटेज में नहीं मापा जाता है, उसे हमेशा मुद्रा में मापा जाता है। अब अगर हम बात करें वर्तमान में हमारी जीडीपी कितनी है, वर्तमान में भारत की जीडीपी कितनी है, वर्तमान में भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ है, 200 लाख करोड़ है। वर्तमान में भारत की जो जीडीपी है वो कितनी है, वर्तमान में भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ है, जो लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर के बराबर है। कितनी, 2.9 ट्रिलियन डॉलर। ये कितने के बराबर है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, यूएस डॉलर 2.9 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। कितनी, जो हमारे भारत की जीडीपी है वो कितनी है, लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर। अभी कोरोना काल में मोदी जी ने एक घोषणा की थी, क्या, 200 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा की। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की, वो क्या की थी, 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। कितनी, 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें कि उन्होंने बताया ये जो है वो हमारी जीडीपी का लगभग 10% है। तो जब ये 20 लाख करोड़ रुपए 10% है, तो यहीं से हम सीधे निकाल सकते हैं कि हमारी टोटल जीडीपी कितनी है। यहीं से टोटल जीडीपी निकल कर आ जाएगी 20 लाख करोड़ रुपए। कितनी, 20 लाख करोड़ रुपए। अब जीडीपी क्या करता है, जीडीपी जो है वो वृद्धि दर भी मापता है, जीडीपी वृद्धि दर भी बताता है। जीडीपी ही क्या करता है, वृद्धि दर बताता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हमारा जो जीडीपी है वो क्या करेगा, वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट बताता है, ग्रोथ रेट बताता है। जीडीपी क्या करता है, ग्रोथ रेट बताता है। जीडीपी ही वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट बताता है। जीडीपी ही क्या करता है, किसी देश की ग्रोथ रेट बताता है या वृद्धि दर बताता है। किसी देश की ग्रोथ रेट यानी कि वृद्धि दर बताता है कि वो कितना विकास कर रहा है या कितना विकसित हो रहा है। उस देश की जो जीडीपी है क्या बताता है, वृद्धि दर या ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं, वो जीडीपी बताता है। चलिए अगली चर्चा करते हैं हम लोग। अगली चर्चा कर लेते हैं अब किसकी, जीडीपी के बाद आएगा आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग
अभी जो जीडीपी में था, जीडीपी में जो था, अभी हमने अंतिम वस्तु और सेवा की बात की, अंतिम वस्तु की बात की। अंतिम वस्तु होती क्या है, वास्तव में अंतिम वस्तु है क्या? चलिए अंतिम वस्तु पहले देख लेते हैं। अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु वह वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच चुकी होती हैं या बाजार में पहुंच चुकी होती हैं बिकने के लिए। अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो सीधे मार्केट में बिकने के लिए पहुंच चुकी होती है, यानी कि अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच चुकी होती है। वह वस्तु जो बाजार में बिकने के लिए पहुंच चुकी हो या जो वस्तु अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच गई हो, वह वस्तु क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तु कहलाएगी। तो अंतिम वस्तु क्या हो गई? जो वस्तु, वह वस्तु जो अंतिम उपभोक्ता तक, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच चुकी हूं। वह वस्तुएं जो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच चुकी हों, वह वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अंतिम वस्तु कहलाती है। इसको विस्तार से समझाएंगे। अब एक शब्द और आता है मध्यांतर वस्तु। मध्यांतर वस्तु, मध्यांतर वस्तु क्या होती है? एक शब्द आता है मध्यांतर वस्तु। ये मध्यांतर वस्तु क्या होती है? वे वस्तुएं जो अभी क्या है, अभी अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंची, अभी क्या है, बाजार में बिकने के लिए नहीं पहुंची हैं। अभी एक कंपनी ने बनाया और दूसरी कंपनी को दे दिया। दूसरी कंपनी क्या करेगी? उसे मॉडिफाई करेगी और अपनी कंपनी के साथ उसको बेचेगी, उसको अपनी कंपनी के साथ बेचेगी। तो मध्यांतर वस्तु क्या हुई? वे वस्तुएं जो अभी भी उत्पादन का हिस्सा बनी हुई हैं। वह वस्तुएं या वह वस्तु जो अभी भी उत्पादन का हिस्सा बनी, उत्पादन का हिस्सा बनी, वह वस्तु जो अभी भी उत्पादन का हिस्सा बनी है, वह वस्तु क्या कहलाएगी? मध्यांतर वस्तु कहलाएगी। जैसे चलिए समझ लेते हैं, ये आशीर्वाद आटा है। आशीर्वाद कंपनी है। आशीर्वाद क्या करती है? आटा बनाती है। ये क्या कर रही है? आटा बना रही है। इसने आटा बनाया, इसने 500 बोरी आटा बनाया। कितना? 500 बोरी आटा बनाया एक साल में। इधर जो बात होती है वो पूरी एक वित्तीय वर्ष की बात होती है। एक वित्तीय वर्ष में उसने 500 बोरी आटा बनाया और इसको क्या किया? ये 250 बोरी, 250 बोरी क्या किया? 250 बोरी इसने क्या किया? डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया, यानी कि बाजार में भेज दिया बिकने के लिए। बाजार में भेज दिया बिकने के लिए। तो ये जो वस्तु हुई, ये जो वस्तु हुई, ये क्या कहलाई? ये अंतिम वस्तु कहलाई। ये अंतिम वस्तु कहलाई, अंतिम वस्तु कहलाई। इसी जगह इसने 250 बोरी क्या किया? यानी कि 250 बोरी, 250 बोरी को 250 बोरी इसने क्या किया? 250 बोरी ब्रिटानिया को दे दिया। ब्रिटानिया को दे दिया, जो कि क्या कर रही है? बिस्किट बना रही है। ये क्या कर रही है? बिस्किट बना रही है। बिस्किट बनाते हैं। तो ये अभी तो बेचेगी नहीं, ये इससे क्या करेगी? इससे बिस्किट बनाएगी। ये इससे क्या करेगी? बिस्किट बनाएगी। ये 250 बोरी जो आटा है इसका बिस्किट बनाएगी। तो अभी भी क्या है? ये उत्पादन का हिस्सा बनी हुई है। और ये जब बिस्किट बनाएगी और ये लास्ट में जब मार्केट में बेचेगी तो बिस्किट बेचेगी, तो जो बिस्किट होंगे वो अंतिम वस्तु होगी। तो ये क्या है? इसने जब इसको दे दिया, ब्रिटानिया को दे दिया बिस्किट बनाने के लिए, तो ये क्या हो गई? ये मध्यांतर वस्तु हो गई। क्या हो गई? मध्यांतर वस्तु हो गई, क्योंकि अभी भी ये क्या है? उत्पादन का हिस्सा बनी हुई है। तो ये होती है अंतिम वस्तु और ये होती है मध्यांतर वस्तु। चलिए अब चर्चा करते हैं हम लोग किसकी?
अब चर्चा करते हैं हम लोग एनडीपी के बारे में। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एनडीपी होता क्या है? एनडीपी, यदि हम क्या करें, यदि हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को कम कर दें, यदि हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को कम कर दें तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि एनडीपी प्राप्त होता है। यदि हम जीडीपी में से मूल्यह्रास यानी मरम्मत खर्च वगैरह जो है उसको कम कर दें तो हमको शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे या एनडीपी प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, तो एनडीपी क्या होगा, एनडीपी की बात करते हैं। तो एनडीपी क्या हुआ, एनडीपी बराबर जीडीपी में से क्या किया, मूल्यह्रास यानी कि मरम्मत खर्च, मूल्यह्रास यानी कि मरम्मत खर्च वगैरह कम कर दिया जाए। मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन की जो गणना करता है वो कौन करता है, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा, बाद में बता दूंगा। चलिए एनडीपी, तो इधर से क्या हो गया, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, एनडीपी बराबर क्या हो गया, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास यानी मरम्मत खर्च वगैरह यानी डेप्रिसिएशन यहां से। चलिए अब अगर हम बात करें जीडीपी के बारे में, चलिए अब चर्चा करते हैं हम थोड़ी सी एनडीपी के बारे में। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी होता क्या है, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एनडीपी क्या होता है, यदि हम जीडीपी में से मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को कम कर दें, यदि हम जीडीपी में से मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को कम कर दें तो हमें क्या, उस देश की एनडीपी प्राप्त होती है, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। चलिए तो क्या कहा, अगर हमें एनडीपी निकालनी है तो एनडीपी बराबर क्या हो गया, जीडीपी में से क्या, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, यानी मरम्मत खर्च वगैरह क्या कर दिया, कम कर दिया, मरम्मत खर्च वगैरह को हमने घटा दिया तो क्या प्राप्त हुआ, उस देश की हमें शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है, यानी कि एनडीपी प्राप्त होता है। ये कैसे निकलता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या, मान लीजिए टाटा कंपनी है और क्या करती है, ये कार बना रही है। मान लीजिए टाटा कंपनी है और ये कार बना रही है। इसने क्या किया, एक वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष में 2000 कारें बनाई। कितनी कार बनाती है, इसने एक वित्तीय वर्ष में 2000 कारें मार्केट में सप्लाई की या बेच दी। इसने क्या किया,
2000 कारें बेची। कितनी? 2000 कारें बेची। कितनी? 2000 कारें बेची। और एक कार की जो कीमत है, एक कार का जो मूल्य है, एक कार का मूल्य वो कितना है? मान लो 1 लाख रुपए। एक कार का मूल्य जो है वो 1 लाख रुपए। और इसमें क्या करता है, वो मरम्मत खर्च, यानी कि जो सर्विस वगैरह देते हैं 1 साल तक जो सर्विस दिया फ्री में, तो उसका जो टोटल खर्च आता है, यानी कि मरम्मत खर्च जो आएगा, मरम्मत खर्च या मूल राशि, मरम्मत खर्च जो आया, मरम्मत खर्च कितना आ गया? मरम्मत खर्च आ गया, मरम्मत खर्च आ गया मान लीजिए 5 करोड़ रुपए मरम्मत खर्च आ जाता है। कितना? 5 करोड़ रुपए आ गया। मरम्मत खर्च 5 करोड़ रुपए आ गया। कितना आया? मरम्मत खर्च 5 करोड़ रुपए हो गया। मरम्मत खर्च कितना हो गया? 5 करोड़ रुपए हो गया। अब अगर हम इससे जीडीपी निकालें, अगर हम जीडीपी निकालें, इससे यदि हम जीडीपी प्राप्त करें, तो जीडीपी कैसे प्राप्त करेंगे? जीडीपी का फार्मूला होता है, जीडीपी बराबर होता है Q इंटू पी, वस्तुओं की संख्या अगुणे एक वस्तु का मूल्य। तो वस्तुओं की जो संख्या है वो कितनी? वस्तुओं की संख्या दी हुई है 2000। वस्तुओं की संख्या कितनी दे दी? 2000। एक वस्तु का मूल्य कितना है? 1 लाख रुपए। तो इसका गुणा करा दिया। जीडीपी बराबर क्या होता है? जीडीपी बराबर होता है Q इंटू पी। Q इंटू पी यानी कि 2000 वस्तुएं हैं और प्राइस कितना दिया है? 1 लाख रुपए। तो यहां से क्या होगा? यहां से जीडीपी निकल कर आएगी। तो जीडीपी कितनी आ गई? लगभग 20 करोड़ आ गई। जीडीपी कितनी आ गई? 20 करोड़ आ गई। तो 4 6 2 8 20 करोड़ रुपए जीडीपी निकल कर आई। यहां से 20 करोड़ रुपए जीडीपी निकल कर आई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 या समीकरण 1। ये हो गया का समीकरण फर्स्ट, पहला समीकरण निकल कर आया। जो जीडीपी आई वो कितनी आई? 20 करोड़ रुपए। अब अगर इसी जगह हम बात करें प्रभावी जीडीपी यानी इफेक्टिव जीडीपी की, इफेक्टिव जीडीपी, इफेक्टिव जीडीपी, इफेक्टिव जीडीपी यानी प्रभावी जीडीपी, प्रभावी जीडीपी की, प्रभावी जीडीपी की अगर बात करते हैं, इफेक्टिव जीडीपी की बात करते हैं, तो क्या होगा? ये जो टोटल हमारा 20 करोड़ रुपए आया, 20 करोड़ रुपए आया और मरम्मत में कितना खर्च हुआ? मरम्मत में हमारा 5 करोड़ खर्चा हो गया। 5 करोड़ खर्च हो गया, मरम्मत में 5 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। 20 करोड़ रुपए टोटल जीडीपी थी और क्या हुआ? 5 करोड़ मरम्मत वगैरह में खर्चा हो गया, सर्विस वगैरह जो दी 1 साल तक उसमें खर्च हो गया। तो अब जो बचता है, अब जो बचता है वो कितना बचेगा? 15 करोड़ बचेगा। कितना? 15 करोड़ रुपए बचा। यही जो होता है, ये जो 15 करोड़ बचा, ये क्या है? यही इफेक्टिव जीडीपी होगी। ये जो 15 करोड़ रुपए बचा, यही क्या है? इफेक्टिव जीडीपी है। और ये जो इफेक्टिव जीडीपी है, इसी इफेक्टिव जीडीपी को एनडीपी कहा जाता है। इसी इफेक्टिव जीडीपी को ही एनडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनडीपी कहते हैं। यही जो इफेक्टिव जीडीपी निकल कर आती है वही क्या है? एनडीपी, इफेक्टिव जीडीपी बराबर एनडीपी। जो इफेक्टिव जीडीपी निकल कर आई वो क्या है? वही है एनडीपी। चलिए अब अगर हम बात करें, यदि हम बात करें, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा देखते हैं जीएनपी के बारे में। थोड़ा सा जीएनपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या? जीएनपी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी, जीएनपी, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब जीएनपी क्या होता है? जीएनपी में क्या होता है, अगर जीएनपी की हम परिभाषा की बात करें, जीएनपी की परिभाषा अगर हम दें तो देश के नागरिकों की जो आय होती है, देश के नागरिकों की जो आय होती है वही क्या है, वही जीएनपी कहलाती है। देश के नागरिकों की जो आय होती है वही क्या कहलाती है, उस देश की जीएनपी कहलाती है। तो क्या हो गई, देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, उस देश की जीएनपी कहलाता है। जीएनपी क्या है, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। देश के नागरिकों द्वारा या किसी वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस देश की जीएनपी कहलाता है। जीएनपी की परिभाषा की बात करें तो जीएनपी की परिभाषा होती है, किसी वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस देश की जीएनपी कहलाता है। देश किसी वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की जीएनपी कहलाता है। उस देश की जीएनपी कहलाता है। जब हमने जीडीपी की चर्चा की थी तो जीडीपी में कहा था देश की सीमा के अंदर, जीडीपी में बात की गई थी देश की सीमा के अंदर भारतीय भी होंगे और विदेशी भी होंगे। लेकिन इस जगह क्या कह रहा है, देश के नागरिकों द्वारा, इसमें देश के नागरिक होंगे या तो देश की सीमा के अंदर होंगे या विदेशों में जो नागरिक रह रहे होंगे। देश के जितने भी नागरिक होंगे, चाहे वो देश की सीमा के अंदर रह रहे हों या विदेशों में रह रहे हों, लेकिन क्या होगा, यहां पर विदेशियों की आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहां पर क्या, विदेशियों की आय सम्मिलित नहीं होगी, देश के नागरिकों की आय सम्मिलित होगी। इसका एक फार्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर हमें किसी देश की जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में से देश के नागरिकों की आय जोड़ देते हैं और जो देश के अंदर विदेशी होते हैं उनकी आय को कम कर दिया जाता है। क्या होता है, जब हम जीएनपी निकालते हैं तो विदेशों में जो देश के लोग काम कर रहे हैं, यदि भारत की बात करें तो विदेशों में जो भारतीय हैं वो जो विदेशों में काम कर रहे हैं उन भारतीयों की आय को जोड़ दिया जाता है, और जो भारत में विदेशी काम कर रहे हैं तो उनकी आय को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो निकल कर आता है वो क्या आता है, वही जो निकल कर आएगा वो जीएनपी कहलाएगा। तो जीएनपी क्या होता है, जीएनपी बराबर विदेशों में कार्यरत जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों में कार्यरत भारतीयों की आय माइनस
भारत में कार्यरत विदेशियों की आय। अगर हमें भारत की जीएनपी निकालना है तो भारत की जीडीपी में क्या करेंगे, विदेशों में कार्यरत भारतीयों की आय को जोड़ देंगे और भारत में कार्यरत विदेशियों की आय को घटा देंगे। इस प्रकार से क्या होगी, भारत की जीएनपी हमको प्राप्त हो जाती है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, विदेशों में कार्यरत भारतीयों की आय माइनस भारत में कार्यरत विदेशियों की आय, इस पूरी प्रक्रिया को एनएफआईए कहते हैं। क्या कहते हैं, एनएफआईए कहते हैं, एनएफआईए। इस पूरी प्रक्रिया को एनएफआईए कहते हैं। एनएफआईए का मतलब हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनएफआईए कहते हैं। विदेशों में कार्यरत भारतीयों की आय जो जोड़ी गई और माइनस भारत में कार्यरत विदेशियों की आय की गई, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि एनएफआईए कहा गया। तो इस प्रकार जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। इस प्रकार से फार्मूला क्या निकल कर आया, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, किसकी, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहां से निकल कर आया एनएफआईए निकल कर आया। कई बार क्या होता है, पूछ लेता है निम्न में से राष्ट्रीय आय कौन सी है, निम्न में से राष्ट्रीय आय कौन सी है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, 3 ऑप्शन देता है, तीसरा और कुछ दे देता है, लेकिन उसमें क्या करता है, एनएनपी नहीं देता है। जब एनएनपी ना दे और पूछ ले राष्ट्रीय आय कौन सा है, तो हम जीएनपी में टिक करेंगे, क्योंकि यहीं से राष्ट्रीय आय शुरू हो जाती है। लगभग हम राष्ट्रीय आय में पहुंच जाते हैं, यहीं से हम लगभग राष्ट्रीय आय में पहुंच जाते हैं। यदि एनएनपी नहीं देता है और जीएनपी दिया होता है, जब एनएनपी नहीं दिया है और जीएनपी दिया है और पूछ रहा है राष्ट्रीय आय कौन सा है, तब हम क्या करेंगे, जीएनपी में टिक करेंगे। लेकिन यदि एनएनपी दे रखा है, यदि एनएनपी दे रखा है तो एनएनपी में टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि जो एनएनपी है वो क्या है, जीएनपी का शुद्ध रूप, जीएनपी का शुद्ध रूप जो है वो एनएनपी है, इसलिए क्या है, वो ज्यादा अच्छा समझा जाता है और एनएनपी ही सही होता है जब एनएनपी दिया होता है। यदि एनएनपी नहीं दिया है तब जीएनपी सही होगा, यदि एनएनपी दे रखा है तो एनएनपी सही होगा। चलिए अब अगर हम बात करें भारत की जीडीपी बड़ी है या जीएनपी बड़ी है, भारत की जीडीपी बड़ी है या जीएनपी बड़ी, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, जीएनपी बड़ी है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, एनएफआईए जोड़ा गया, जीडीपी में एनएफआईए जोड़ा गया, इसलिए आप कह सकते हैं जीएनपी बड़ी। लेकिन ऐसा नहीं, भारत की जीडीपी बड़ी है। क्या, भारत की जीडीपी बड़ी है, भारत की जीडीपी बड़ी है। क्या, भारत की जीडीपी बड़ी। आप कहेंगे ऐसा कैसे, ये कैसे हुआ, तो बहुत सिंपल है। जो भारत का जो एनएफआईए, भारत का जो एनएफआईए है वो ऋणात्मक है। भारत का जो एनएफआईए है वो कैसा है, ऋणात्मक है। विदेशों में जो भारतीयों की आय है वो देश में रहने वाले विदेशियों की आय की तुलना में कम है, इसलिए क्या है, भारत का जो एनएफआईए है वो कम है, यानी कि ऋणात्मक है। भारत का एनएफआईए ऋणात्मक है, भारत का एनएफआईए ऋणात्मक है। भारत का एनएफआईए ऋणात्मक है, इसलिए
इसलिए जीएनपी की तुलना में भारत की जीडीपी बड़ी है। क्या हो गया? जीएनपी बराबर जीडीपी बराबर एनएफआईए। भारत में क्या है? भारत का एनएफआईए ऋणात्मक है। इस वजह से क्या है, जो भारत की जीडीपी है वो जीएनपी से बड़े। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अगली क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।